अगर हम बात करें स्पेसिफिकली यूपीएससी की, आई होप कि सब लोग यूपीएससी वाले ही हो, है ना। तो यूपीएससी में करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो, है ना। ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है क्या इंपॉर्टेंस है, अब धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। लेट्स सी, देखिए द पॉइंट इज दैट कि अगर 2024 वाले भी कोई लोग हैं, जो कि सभी लोग हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस को लाएं। एक होगा कि करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं और हम उतना ही पढ़ें कि जितना हमें मैगजीन में दिया हुआ है, तो हम एकदम बाउंडेड हो जाएंगे। बट इशू क्या होता है, जस्ट सपोज दैट कि आजकल कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही हो कुछ इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, मेरा कहने का मतलब है आजकल एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज़ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हो, कोई बताए कौन सी न्यूज़ चल रही है इस समय सबसे ज़्यादा? EWS, हाँ, EWS, UCC, व्हाट एल्स? इसके अलावा क्या है इन्वायरमेंट से रिलेटेड बताओ? COP27, है ना, इसी को लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा है भी बर्निंग टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर क्या होगा कि हम लोग जब पढ़ेंगे COP27 को, तो हम क्या पढ़ेंगे नॉर्मली सा, कहाँ पर हुई? शर्म एल शेख, हाँ, बेसिक से ये चीज़ होगी। और क्या क्या चीज़ है हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? कोई फैक्ट बताइए जो COP27 के आउटकम्स में रहे हों। कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम क्या रहे हैं अभी COP27 के? अभी पूरे तरीके से पिक्चर क्लियर नहीं है, दैट्स इट। मैं इन सब बातों को क्यों कर रहा हूं? पॉइंट इज दैट कि कभी करंट अफेयर को हम पढ़ेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर इस तरह पढ़ना है, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन भी आपको बताए कि करंट अफेयर आपको इस तरह पढ़ना है, लेकिन किसकी अप्रोच सही है? क्या हमें रियली करना है? ना आप हमारी बात को सुनिए और ना आप उस पर्सन की बात को सुनिए जो आपको इस बारे में बोल रहा है कि आपको करंट अफेयर इस तरीके से पढ़ना चाहिए। आपको बात सुननी है ओनली एंड ओनली एंड ओनली कि यूपीएससी किस तरीके से आपसे करंट अफेयर पढ़वाना चाहता है। COP27 चल रहा है, हम COP27 के ऊपर अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, जब आएगी तो बहुत कुछ डिटेल में बात करेंगे। मैं एक क्वेश्चन को लूंगा जो कि आई थिंक 2021 या 2022 में आया है, शायद आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर देखा हो तो उसके बारे में हो। लाइक एक क्वेश्चन था, आई थिंक कुछ विजिबल नहीं है, तलोना डायलॉग, कितने लोग इससे फैमिलियर हैं? हैव यू एवर हर्ड दिस पर्टिकुलर नेम बिफोर और नॉट? तलोना डायलॉग, it is relevant with your COP. How many of you know what is the full form of COP? COP, Conference of Parties. It is a complete term, या कि कोई complete term है या इसके आगे भी इसको कुछ बोला जाता है? Suppose that if I am saying COP14 और सेम टाइम पे मैं बोल रहा हूं COP26, तो चीजें क्लियर नहीं है। देखिए कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज डिपेंड करता है कि किस कन्वेंशन की है। गॉट इट माय पॉइंट? लाइक इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1992 में जाना पड़ेगा। 1992 में क्या हुआ? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। मेजर आउटकम क्या है वहां से? एजेंडा 21 फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट एल्स? There are 3 major and important convention which is taking place, जो वहां से निकल कर आई। मेजर 3 कन्वेंशन 1992 से कौन कौन सी थी? सी फॉर द क्लाइमेट चेंज, इट इज कॉल्ड एज UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। दूसरा आउटकम क्या था? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जब हमने बात की, UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक और थी डेजर्टिफिकेशन के ऊपर कि हाउ वी कंट्रोल एंड टैकल द डेजर्टिफिकेशन। अब क्या होता, तो अभी क्या है, जो COP27 या 26 या 25 जो मैं बोल रहा हूं वो UNFCCC के लिए होती है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट को यही नहीं पता चल पाता कि COP एक अधूरा वर्ड है अनटिल एंड अनलेस हम ये ना जोड़े कि COP26, 27, COP14 है किस कन्वेंशन की। तो हम बोलेंगे कि COP27 ऑफ UNFCCC। गॉट इट माय पॉइंट? दिस इज द कंप्लीट टर्म। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारी चीजें तो मैं बोलना चाहूंगा तलोना डायलॉग, इट इज रिलेवेंट विथ योर दिस पर्टिकुलर COP, इससे रिलेटेड है ये टर्म, और ये 2020 या 21 में पूछा गया।
नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि तलोना डायलॉग इज रिलेटेड टू विच, ऑप्शन थे दिस 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 दिस। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक बेहतर अप्रोच क्या होती है ना, कि हमें उस ट्रैक पर चलना है, उस फ्रीक्वेंसी पर चलना है जो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। और ये फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ आपकी यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर योर मेंस एंड द प्रीलिम्स वो तो देंगे ही देंगे, साथ में आपका सिलेबस आपको देता है। यू हैव टू स्टिक विथ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस एज वेल। यू मस्ट हैव टू स्टिक। डेली बेसिस पे होता नहीं कि जैसे पूजा अर्चना नमाज रोजा करते हैं, उसी तरीके सुबह उठ के एक बार देख लेना चाहिए भाई सिलेबस में क्या है, हाँ, सोशल इश्यूज के बारे में क्या है, इंटरनल सिक्योरिटीज क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, दैट्स इट। व्हाट अबाउट द टेलेनो डायलॉग? ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, बस हल्का सा सुनिए। एक्चुअली क्या हुआ, देयर वाज अ कन्वेंशन कॉल्ड एज COP24। अब क्वेश्चन क्या था, ये हुई कहां? डिबेट पे नहीं जाएंगे। वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्री है फिजी, किसी को याद है? कहीं देख पा रहे फिजी? हाँ, फिजी। फिजी में क्या है कि फिजी एक पैसिफिक ओशन में एक आइलैंडियन कंट्री है, और वहां पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती है। जैसे हमारी क्या रहती, बहुत सारी ट्राइब्स हैं। आजकल बवाल भी तो चल रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमने ट्राइब का दर्जा देना है नहीं देना, बहुत सारी चीजें। तो फिजी जो कंट्री है ये एक आइलैंडियन कंट्री जो कि पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर क्या होता है, ये वहां का लोकल ट्राइबल ट्रेंड है जिसको तलोना बोला जाता है। लोकल ट्राइबल ट्रेंड होता है जिसमें होता है क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर ट्राइब में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई इश्यू हो गया है, तो सब लोग क्या करते हैं, आपस में आके मिलके बैठते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये पॉसिबल आउटकम इसके हो सकते हैं और हमें ये स्टेप ले लेने चाहिए। ये वहां की एक रिचुअल है। कहाँ का? फिजी का। COP24 में हमने इसी फिजी के जो कन्वेंशन का ये रिचुअल है ना, इसको कॉपी किया, और इसको कॉपी करने के बाद हमने ये बताया कि जो हर एक कंट्री के INDC हैं, नेक्स्ट न्यू वर्ड, क्या होगा अभी मैं बताता हूं। बोला गया कि अगर हमें क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें INDC को कंप्लीट करना है। अभी मैं बता रहा हूं, इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। INDC को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। अब INDC को कैसे करेंगे, तो एक तरीके की प्रॉब्लम है, सब लोग बैठो, आपस में बातचीत करो और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालो। तो ये बात कहां पर उठी थी? COP24 में। ये है क्या? तलोना इज अ प्रोसेस जिसमें फिजी की ट्राइब आपस में बैठ के किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। इसी को हमने सिंबलाइज करते हुए COP24 में एक नया डायलॉग दिया जिसको हम लोग तलोना डायलॉग बोलते हैं। और तलोना डायलॉग क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक स्टेप तरीके का था। कब हुआ? COP26 में। लास्ट ईयर COP26 कहां? 24 में ये हुआ था। कल कहां हुई? 26 में हुई थी लास्ट ईयर वाली। सारा बंदा COP26 पढ़ रहा, स्कॉटलैंड। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, उसकी डाली थी, पूरा कन्वेंशन उसमें था। सारा बंदा 26 पढ़ रहा है। और यूपीएससी ने 2 साल बाद जो पहले हुई थी ना COP24 में, उसको पूछा COP26 के साथ। मतलब कि पूछा क्या जाना चाहिए था? COP26 के बारे में। और पूछा उसने क्या? इस तलोना डायलॉग को। दिस इज द रिलेवेंसी। द पॉइंट इज दैट कि हम कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। कि यूपीएससी की अप्रोच आपके लिए क्या है, ये हमारे लिए मैटर करेगा। अभी जैसे मैंने क्या वर्ड दे दिया? INDC। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। रिसेंटली INDC was in news. It is related to which? फर्स्ट ऑफ ऑल ये INDC लिखा, इसका मतलब होता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप कि इंग्लिश और हिंदी में कुछ इश्यू तो नहीं है। होप सो। कैन यू समझ में आया ना? ठीक। इसका मतलब क्या? INDC प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज विच इज रिलेटेड टू ऑप्शन A, B, C, D। बात समझ आ रही है? INDC पहले पूछा जा चुका, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कोई चीज रिलेवेंसी हुई, तलोना डायलॉग। और तलोना डायलॉग किस चीज से रिलेटेड? COP24 से। COP26 की मीटिंग हुई, COP26 से कुछ नहीं पूछा, पूछा किससे? COP24 से रिलेटेड। बात समझ रहे? इट इज द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी। सब चीजों को धीरे धीरे, एक होती ना कि एक अप्रोच होती है कि हाउ वी टैकल करंट अफेयर। आर वी ओनली रीड अबाउट द COP27 एंड द G20 समिट? बहुत सारी बातें, लॉट्स ऑफ स्टफ ऑन विच वी कैन डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल,
रिलेट। व्हाट इज आईएनडीसी? ये वर्ड सुना है इससे पहले कभी? दिस पर्टिकुलर टर्म ये भी पूछा जा चुका है, जो कि लास्ट ईयर ही है। आईएनडीसी पूछा जा चुका है 2015 के बाद। पेपर जब सर्च करेंगे प्रीलिम्स का तो आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 में ये दोनों क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इट? अगेन हर साल हम लोग क्लाइमेट चेंज को सही करने की बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को वी विल टैकल। तो बोला गया कि सब अपनी कंट्री अपनी अपनी तरफ से कर रही हैं कि हम ये करेंगे, हम करेंगे। तो हुआ क्या, टारगेट रखे गया कि हर कंट्री खुद बताए कि वो कितना क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए स्टेप लेने जा रही है। ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो कितना कंट्रीब्यूशन करेगी हर नेशन खुद डिटरमाइन करे। और जब ये इंटेंडेड हो जाएगा तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब इंडिया ने क्या बताया? 3 कुछ बताई थी, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसके बारे में जाके पढ़िएगा। इंडिया ने क्या बताया कि हम लोग कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे, 2.5 से लेके 3 बिलियन टन कार्बन को सिंक करने के लिए फॉरेस्ट कवर लगाएंगे। इस तरह की और भी कई स्टेप उसमें लिए गए। तो हर कंट्री ने क्लाइमेट चेंज को टैकल कैसे करेगी उसके लिए अपने कंट्रीब्यूशन खुद बताए, और ये जो कंट्रीब्यूशन बताए इसी को हम लोग नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और ये आगे चल के इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हो गई। बस नॉर्मल सा पूछा, बहुत डिटेल में नहीं गए, उन्हें पूछा आईएनडीसी रिलेटेड टू विच। अब आईएनडीसी अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस चीज से रिलेटेड है, कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब नेशनली लगाओ तो लोग सोचते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हो सकता है, नेशनल इनकम भी हो सकता है, तो उसमें ऑप्शन भी इनकम वाला दिया हुआ होता है कि हाँ ये ऑप्शन भी होगा। मैटर इज दैट द यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में नॉट ओनली फॉर योर नॉलेज बेस, इट इज योर परसेप्शन, हाउ यू परसीविंग एनीथिंग। दिस इज द मोस्ट। हमें क्या करना है, हमें जो समझ में आया। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वो पढ़ते हैं जो हमको अच्छा लगता है। अब लाइक द पॉलिटी का कोई कॉन्सेप्ट होता है तो बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का आता तो हम सोचते यार ये क्या आ गया यार, जल्दी से हटे। और पता होता क्या है कि जितनी भी मैगजीन आती है उसमें इकोनॉमिक्स का टर्म सबसे ज़्यादा होता है। हिंदू में कुछ हो ना हो लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में सही होता, सब कुछ होता। जैसे एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट था, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये एक नया टर्म आया है और अभी ये पूछा गया तुमने, व्हाट इज इट? कहेंगे सर एसडीएफ आया है नया। हमने कहा हाँ एसडीएफ आया तो है, व्हाट इज इट? तो सर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। हमने कहा बाप रे, तूने फुल फॉर्म बता दिया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, व्हाट इज इट? है क्या ये? है क्या? कैसा ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, और आरबीआई जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी के टूल यूज कर दी ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब उसी में एक नया टूल यूज हुआ है क्या ये? व्हाट इज इट एंड हाउ इट वर्क्स? सर यही तो पढ़ा मैगजीन ने, ये लिखा हुआ था कि एक नया मॉनेटरी टूल है जो कि आरबीआई ने अपनी अभी एक पॉकेट में यूज किया है। जैसे यू नो मॉनेटरी पॉलिसी, there are 2 type of policy called as monetary and the fiscal. Fiscal is controlled by the government, monetary is controlled by the, how many tools we have in monetary policy? Numbers of, called as number 1 repo rate, reverse repo rate, MSF, हाँ इस तरह के टूल होते हैं। उसी में एक नया टूल जोड़ा है SDF, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इट वॉज इन न्यूज अप्रैल एंड मई मंथ में। तो उन्होंने पूछा, मैंने बोला भाई बताओ तो है क्या है सर? पहली इंफॉर्मेशन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मैंने कहा ठीक है। दूसरी कैसा ये अभी मॉनेटरी पॉलिसी में यूज किया गया। कैन तीसरी इसके अंदर कोलेटरल नहीं लेते हैं। व्हाट डज इट मीन? नहीं लेते, जस्ट एक्सप्लेन मी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुमने ये बता दिया तो चलो एक चीज हमको तुम और बता दो, प्लस होगा। हमने उनसे पूछा ये बताओ कि सपोज दैट कि आरबीआई इज गोइंग टू रिड्यूस the interest rate by 50 basis points। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट पर कम करने जा रही है, देन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ पे क्या असर पड़ेगा? Again, this is a question
which is asked by the UPSC in the earlier before examination 2021, 2020, 2019 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, उन्होंने, मैं आपसे इस तरीके से पूछ रहा हूं, यूपीएससी ने पूछा था कि पॉलिसी कॉरिडोर पर क्या असर पड़ेगा अगर गवर्नमेंट या सॉरी आरबीआई अपने रेपो रेट को, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको 50 बेसिस पॉइंट कम कर देती है। पॉलिसी कॉरिडोर के ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम कर देती है। ये वर्ड आप लोग हमेशा सुनते हो, अगर इकोनॉमिक का पेज देखोगे तो हर तीसरे महीने पे, बिकॉज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, हर 3 महीने पे पॉलिसी रिव्यू आता है, तो उसमें ये वर्ड होता है कि आरबीआई ने अपना पॉलिसी रेट को इतना बढ़ाया है, घटाया, कम किया, ज्यादा किया, ये आता है। और वही यूपीएससी ने पूछ लिया, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल बेस्ड है। टेक्निकल नहीं है, मैटर है कि हमने उसको किस तरीके से समझा, ये मैटर है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। What will be the impact on the repo rate, reverse repo rate and the MSF? ये सब बताएंगे, बहुत बताएगा। The point is that it is a very interesting thing. First of all, we have to know what is it. क्या होगा इसका, अगर रैंडम आंसर देने पे बैठे आओगे तो पूरा क्लास मिल जाएगा, तो भी शायद इसका आंसर ना निकले। इसका आंसर क्या होता है, सही अप्रोच पे, अगर आप इसको, इसके बारे में अच्छी चीज जानते हो। जैसे देयर इज अ कॉरिडोर का मतलब समझते हो, कॉरिडोर, जैसे ये क्लास है, इसके बगल में एक क्लास है, तो जो बाहर जो लोग चलते हैं ना, आगे पीछे जाते हैं ना, ये कॉरिडोर है। तो कॉरिडोर का एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है, और बीच का ये रास्ता होता है ना, ये कॉरिडोर। इसका मतलब एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है। ये जो 3 है ना, इसमें से एक कोई एंट्री पॉइंट है, एक एग्जिट पॉइंट है और एक बीच वाला है। ध्यान से देखो, इसमें जो रेपो रेट होता, ये बीच में होता, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। आरबीआई सब चीजों को नहीं करती चेंज, वो एक पर्टिकुलर चीज को चेंज करती है और बाकी सारा डेटा अपने अकॉर्डिंग चेंज हो जाता। अब जैसे आरबीआई ने बोला कि 4% हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, रेपो रेट चल रहा है, उसने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट कम कर रहे हैं, तो 50 बेसिस पॉइंट कम करने का मतलब क्या होता है, आधा %। जैसे अगर ये लिखा हुआ 4% चल रहा है, हमने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट हम कट कर देंगे, तो इसका मतलब होता है 0.5% कम हो गया, तो अब कितना हो जाएगा रेपो रेट, 3.5% हो जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो कि रेपो रेट जैसे ही चेंज होगा तो इसके नीचे वाला आ जाता है हमारा रिवर्स रेपो रेट, और एमएसएफ इसके ऊपर आ जाता है। ये रूल है, इसी को बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। और यही पूछा सबने, क्योंकि अब जो पेपर आता ना, पेपर में इसी तरीके से टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज पॉलिसी कॉरिडोर। वो लिखेंगे, वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता है। अब अगर हमको नहीं पता है तो ये हमारे साथ इशू है ना, फिर हम ब्लेम करते कि यार हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ाया नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। वी हैव टू जस्ट कंसीडर, बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। क्या हो रहा है, आरबीआई खेल कैसे रहा है, क्या हो रहा है। लाइक डिजिटल करेंसी अभी आ रही है, हाँ, एक आ भी गई इंडिया की, आरबीआई की। देन हाउ आर डिजिटल करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी। रेगुलाइज, देयर इज अ रेगुलेशन विच इज टेकन बाय द आरबीआई, आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है। देन व्हाट अबाउट द क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो भी तो छू नहीं पाते। डिजिटल करेंसी क्या है, जिसको हम छू ना पाए, वर्चुअली करेंसी है, यही तो है, यही तो है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। डिजिटल करेंसी क्या है, जिसको हम छू ना पाए, ऑनलाइन प्रोसेस है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज फिएट मनी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो डिजिटल करेंसी इज अ वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो अ वर्चुअल करेंसी। डिफरेंस, हाँ, अभी न्यूज थी, आई थिंक ये न्यूज थी, रिसेंटली न्यूज थी कि आरबीआई ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। हाँ, व्हाट डज इट मीन एंड हाउ डिजिटल करेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज द मेन टेक्नोलॉजी बिहाइंड द क्रिप्टो करेंसी, कौन सी टेक्नोलॉजी इसकी बिहाइंड काम करती है, ब्लॉकचेन। हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है आपकी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बेसिक से फैक्ट क्या होते हैं, जैसे होता नहीं कि इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म, मतलब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रही है। बट डिजिटल करेंसी को हमारे क्या आरबीआई कंट्रोल कर रही है। इट इज अ, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिसेंट्रलाइज्ड वे ऑफ ट्रांजेक्शन, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, और हमारी जो डिजिटल करेंसी वो सेंट्रलाइज है, मतलब उसको आरबीआई कंट्रोल
कर रही है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर। तो हमें क्या काम करना है कि आइज को ओपन रखना, एकदम आइज ओपन रखिए और थोड़ा सा ब्रॉडनिंग को लेकर आना। और ब्रॉडनिंग कैसे आती? सिर्फ पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहने से ही थोड़ा सा परसेप्शन डेवलप करो। और अपने आप को, एक किसी पर्सन ने बोला था कि इफ यू कंसीव देन यू कैन अचीव। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो तो आप हो जाते हो। और इसी बात को एक पर्सन ने और बढ़ाया कि अगर किसी चीज़ के लिए आपने एक स्टेप इन कर दिया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, समझ लो 50% आप हो गए, बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज वर्किंग इन योर डायरेक्शन, आपके डायरेक्शन में वर्क करने लगता है। तो अब हर चीज को वो नहीं देखना, इश्यूज बेस पे देखना। सपोज दैट अभी ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट है, ईडब्ल्यूएस पे क्या डिसीजन आया? कितने जजेस की बेंच थी? डिसेंट में कितने? 2। कौन है मेन इंपॉर्टेंट? यूयू ललित जी। व्हाट आर द मेन रीजन दैट ही इज गिविंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर ईडब्ल्यूएस? आई थिंक दिस इज द मेन इशू जो कि मुझे सबने बताया है। वाई? अब इसके ऊपर मेंस में क्या क्वेश्चन है? इट इज अ न्यूज। ये न्यूज थी, इसके बारे में क्या है? अब हमें सोचना पड़ेगा ना कि क्या है ये, क्या ईडब्ल्यूएस। अब ईडब्ल्यूएस के ऊपर इशू होंगे क्या, और इशू के लिए आपको पढ़ना पड़ता है ये सब जब एडिटोरियल में परसेप्शन आते हैं। इसको एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस हमको लेके आनी। जैसे अभी एक और जुडिशरी से रिलेटेड न्यूज है, 50th CGI हमारे बने, नाम क्या है? DY चंद्रचूड़ जी बने 50th। कुछ खास बात इनके बारे में? कुछ खास बात इनके बारे में? बहुत खास बात है। ADM जबलपुर केस याद है किसी को? नहीं, मैं बताता हूं। देखो, DY चंद्रचूड़ ये है चीफ जस्टिस अभी बने। अब देखना, 2017 में एक वर्डिक्ट आया, 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया ऑन राइट टू प्राइवेसी। आया था। इस राइट टू प्राइवेसी का जो केस था उसको पता है क्या बोला जाता है? इस केस का नाम क्या था? ध्यान से देखना, के पुट्टास्वामी केस। के पुट्टास्वामी केस। अगेन फिर यूपीएससी ने यही पूछ लिया कि के पुट्टास्वामी केस इज रिलेटेड टू विच। सिंपल सा क्वेश्चन था, याद है? शायद इसी बार पूछा है, शायद इस बार 2021 में ये पूछा, 22 में शायद पूछा गया। के पुट्टास्वामी केस इज रिलेटेड टू विच? राइट टू प्राइवेसी पे था। द पॉइंट इज दैट 2017 में जो ये केस आया, इसमें जो बेंच बनी उसमें हमारे ये भी थे, DY चंद्रचूड़ जी। अजीब, मतलब कि थोड़ा साउथ इंडिया के ना, तो साउथ इंडिया के ना, ये कहीं के भी हो बहरहाल। तो DY चंद्रचूड़ जी भी थे। जब ये डिसीजन आया तो बोला ही जाता है कि एक केस हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे 1975 में, उसमें केस हुआ था ADM जबलपुर, ADM जबलपुर जबलपुर केस हुआ था ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ADM जबलपुर केस, जिसको हैबियस कॉर्पस केस भी बोला जाता। हैबियस कॉर्पस एक रिट होती है, ध्यान रखना। उस केस में क्या बोला गया कि जब इमरजेंसी लगी होगी तो आपके पास किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। इट मीन्स यू आर नॉट कैपेबल टू गो टू द जुडिशरी एंड गेट राइट फ्रॉम देयर। वहां पर आप नहीं जा सकते और अपने अधिकारों को वहां से नहीं मांग सकते। अब अगर आप वहां पे नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या है? आपकी कौन सी रीड रोक रही है? हैबियस कॉर्पस रोक रही है। तो उन्होंने रोक दिया। मैटर ये हुआ था कि इमरजेंसी के दौरान पर इस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर कि आप हैबियस कॉर्पस की रिस्पेक्ट में कोर्ट नहीं जा सकते, डिफरेंट हाई कोर्ट ने इसके ऊपर अपने वर्डिक्ट दिया। हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं ये गलत हो रहा है। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की बेंच थी उसमें 5 जजेस की बेंच थी, 5, और उसमें से 4:1 पे डिसीजन आया था। 4 लोगों ने कहा कि जो मैडम ने किया है, हैबियस कॉर्पस को इरेडिकेट किया हुआ है, वो सही है। इमरजेंसी के दौरान पर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट आपको अवेलेबल नहीं होने चाहिए ताकि देश में सुख शांति बनी रहे। एक पर्सन थे HK खन्ना साहब, उन्होंने कहा नहीं, गलत है। राइट टू लाइफ ये हमारा एक फंडामेंटल राइट से पहले एक नेचुरल राइट है, हमें एग्जिस्टेंस होने पर मिला है। आप कैसे ले सकते हो?
डिसेंट पे थे, बट मेजॉरिटी क्या कह रही थी कि नहीं, जो पार्लियामेंट करी वो सही है, हैबियस कॉर्पस को खत्म किया गया, खत्म कर दिया। लेकिन इमरजेंसी के तुरंत बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसने क्या बोल दिया कि नहीं, जो एच के खन्ना साहब थे उनकी वर्डिक्ट कहीं ना कहीं सही थी। तो उन्होंने बोला कि 20 और 21 जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो कभी भी एब्रोगेट नहीं किए जा सकते ड्यूरिंग द इमरजेंसी एज वेल, नहीं किए जा सकते, ये सबको पता है। ये 44th के बाद हुआ और इस केस के बाद ही ये सब चीजें हुई। लेकिन ये जो केस था इसमें वो वर्डिक्ट सेफ तो थी, और जो इस वर्डिक्ट में ये जो 5:4:1 का रेशियो आया था ना, इसमें जो 4 थे उसमें से एक साहब और थे जिनको चंद्रचूड़ जी बोला जाता है, और वो किसके फादर थे, इन्हीं के अब्बा थे। बोला ही जाता है राइट टू प्राइवेसी का जब 2017 वाला के पुट्टास्वामी केस आया, उसमें DY चंद्रचूड़ आ गए जो कि इनके लड़के हैं। तो बोलते हैं कि बेटे ने अपने बाप का फैसला बदल दिया। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि जो ADM जबलपुर केस हुआ था और उसमें जो वर्डिक्ट दी गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं थी। भले ही किसने, मेरे फादर ने दी, इसका मतलब ये थोड़ी ना अगर गलत दी होगी तो मैं कुछ नहीं बोल। उन्होंने कहा रॉन्ग, फिर उस जजमेंट को काटा गया, फिर उसके बाद 42 साल के बाद उस जजमेंट को करेक्टिफाई किया गया। पार्लियामेंट ने अपना वर्क कर दिया, लेकिन वो जजमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन थी, उसको फिर से रेक्टिफाई कब किया गया, 2017 के पुट्टास्वामी केस पे। ये है थोड़ी सी डिटेल, अभी डिटेल नहीं है, मैं सिर्फ हल्का सा ग्लिम्स आपको दे रहा हूं, डिटेल ये नहीं है, सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूं। और यूपीएससी ने क्या पूछा, इसी ग्लिम्स से पूछ लिया कि के पुट्टास्वामी केस किससे रिलेटेड है। द पॉइंट इज दैट कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन विच वी कैन मेक अ इंटरेक्शन। तो इसके ऊपर बात करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि बढ़िया वो चीज हमको मिले जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि हमें ज्यादा आता है तुम्हें ज्यादा आता है, ऐसे रहेगा तो कुछ नहीं हो पाता। यूपीएससी की फ्रीक्वेंसी को टच करने की कोशिश करेंगे। निकोला टेस्ला बहुत मशहूर साइंटिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको इतना नाम नहीं मिला। बहरहाल उन्होंने एक बात बोली थी कि इफ यू वांट टू नो द रियलिटी ऑफ एनीथिंग, किसी के बारे में भी आप रियलिटी के बारे में जानना चाहते हो, यू हैव टू जस्ट सेग्रीगेट इट इनटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड द एम्पलीट्यूड। 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, आपको सब पता चल जाएगा किसकी रियलिटी क्या है। तो हमको समझ ही में नहीं आया क्या बोला इन्हें, कैसे पता चल जाएगा बताओ। तब हम जब बिग बैंग थ्योरी एक बार पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा कि जब कुछ नहीं था तो सब कुछ एक इनफाइनाइट डेंसिटी वाले छोटे से पार्टिकल में था। जब वो रिलीज हुआ, फटा, तो उससे क्या हुआ, एक्सट्रीम लेवल ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, और उसी एनर्जी की रिलीज होने के बाद धीरे 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 करते 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 मैटर बना है। इट मीन्स कि हर एक चीज में स्पंदन है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमने कहा अब हम इसको अपने यूपीएससी में कैसे अटैच करें। तो बैठे ऐसे होता है, दिमाग चलता है, तो एक दिमाग आया, वो उस समय बज रहा था रेडियो FM, नवेद मिर्ची का एक आता नहीं है जो मुर्गा बनाता सबको, वो बनाया था। अब वो मुर्गा बना रहा था, यहाँ पर कुछ दिमाग में और चल रहा था। एक बहुत अच्छी बात वहाँ पे आई, बोला गया, सोचा कि यार जैसे देखो अगर हमको 93.5 FM पर किसी चीज़ को ट्यूनिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम 92.5 पे, 91 पे, 90 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा ट्यून करो और लेके आओ वहाँ पर 93 उसने अपनी फ्रिक्वेंसी छोड़ दी है। अब जो भी उस फ्रिक्वेंसी के ऊपर टच करेगा उसी को सॉन्ग सुनने को मिलेगा। बाकी तो कहेंगे झरझर झरझर झरझर, हाँ बात यही तो आएगी, हाँ सिंपल है। फिर एकदम से कभी गाना तो हाँ ऐसे आते हैं कभी कभी अलग, तो वही मिलेगा। अब हम लोग के साथ, एस्पिरेंट के साथ क्या होता है, यूपीएससी ने अपनी एक फ्रिक्वेंसी छोड़ दी। अब जो होते हैं, अब ये यूपीएससी ने ये फ्रिक्वेंसी छोड़ी हुई है, अब एक पर्सन यहाँ पे बेचारा एस्पिरेंट स्टार्ट किया तैयारी करना, जैसे चला था हल्का सा वहां पे हल्की म्यूजिक सुनाई दे रही, अब वहां घुस गया, डिस्ट्रैक्ट। नो, वी हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वी हैव टू बी डिटर्मिनेट, बोलते रहो और आगे बढ़ा। फिर यहाँ से आगे लता मंगेशकर गा रही हैं, थोड़ा वहां चले गए, फिर नहीं हुआ। फिर आखिरी में जैसे अरिजीत सिंह ने गाया, अरे भाई अरिजीत सिंह के फैन है, अरे भाई चलो भाई अब सुन लेते, थोड़ी देर सुना, 2 साल हो गए, मोटिवेशन डाउन, डोपामिन रिलीज होना बंद हो गया, अरे भाई खत्म, सपना सपना ही रह गया। द पॉइंट इज दैट यू हैव टू ट्यून योरसेल्फ ऑन अ सिंगल डे। हर दिन अपने आप को आपको ट्यून करना है, बिकॉज आपको पहुंचना कहाँ है, यहाँ पर। ये ट्यूनिंग कैसे होती है,
बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं हो रही, अपने परसेप्शन को अच्छा रखिए, माइंड ओपन रखिए, चीज़ों के ऊपर ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सॉल्यूशन बेस्ड रहिए। है अब ये पढ़ना नहीं है कि आप पढ़ लिया कि मोदी जी वहाँ गए, बाली में उन्होंने किया G20 के, अगले साल हमारे क्या है और कश्मीर में होगी मीटिंग। अब पीसीएस, सॉरी फॉर दैट, बट पीसीएस का एग्जाम नहीं दे रहे हो ना, दिस इज द यूपीएससी। गजब चीज़ है, आप जबरदस्त वाले इंटेलिजेंट लोग हो। होता नहीं कि 98% पॉपुलेशन फॉलो करती है किन्हीं लोगों को, वो 2% लोगों को, और उन 2% लोगों में से बस वही लोग पहुंच पाते हैं जो अकड़ू टाइप के हैं, चाहिए तो यही। तो हमें एट एनी कॉस्ट यही चाहिए, वट एवर इट विल टेक, आई एम रेडी टू गिव इन देम। जो भी चीज़ चाहिए होगी हम देंगे इसको। क्या चाहिए भाई? करंट अफेयर चाहिए, हिस्ट्री चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, पॉलिटी चाहिए, क्या चाहिए? आंसर राइटिंग चाहिए, सब चीज़ का सोल्यूशन है, सब चीज़ का सोल्यूशन है। बट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहो और वो चीज़ जानने की कोशिश करो जो यूपीएससी आपसे मांग रही है। क्योंकि हर साल यूपीएससी अपने आप को थोड़ा सा कपड़ा चेंज कर देती है। हम सोचते हैं अरे हाँ काला पहन के आइए पूरा, अब अगर पता चला लाल हो गया, येलो हो गया, हर बात। तो इसी वजह उसका नाम रख दिया अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। नो, हम लोग चेंज कर लें, थोड़ा इतना एडवांस हो जाए, म्यूटेट हो जाओगे एकदम डेंगू की तरह, किसी को भी काटो आदमी बिस्तरी भी लेट जाएगा। हाँ, बी लाइक दिस, जस्ट रिलैक्स। हाँ, कोई क्वेश्चन हो करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में? आज तो बस मैं ऐसे बोल रहा था ताकि फिर एक डिटेल वे में चलेंगे। ये बताओ आप लोग कैसे तैयार कर रहे हो करंट अफेयर? नहीं तैयार कर रहे हो? न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं? बताइए, भले बोला बोला करिए, बोला, डोंट बी हेजिटेट, रिलैक्स। जितना आप अच्छा बोलोगे उतने हम लोग भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो लोग कहते हैं हाँ नहीं नहीं देखो ये अच्छा है, ये अच्छा जवाब है, ये बहुत अच्छा जवाब है, जेन्युइन हो, बी ऑथेंटिक। नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे, सिंपल है, पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे ना, रिलैक्स यार, मजे में पढ़ो, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ ईजी है, बस आपको समझ में आना चाहिए। दो ही चीज़ फंसती, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, और वो इतना इजी कर दिया जाएगा कि आप परेशान ना हो। ये क्या है एसडीएफ? एसडीएफ क्या होता है? व्हाट इज एसडीएफ? व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? व्हाट इज द मनी सप्लाई? व्हाट इज द डिमांड सप्लाई? व्हाट इज इट? नथिंग, कुछ नहीं होता, सब कुछ इजी, बहुत इजी प्रोसेस है। क्या है? नॉर्मल प्रोसेस। बट मैटर ये है कि जितना आपको बोला जाए, शायद इस फील्ड में हम लोगों ने आपसे ज्यादा किया हुआ है, तो बस एक बार फेथ करिए और आगे बढ़िए, फिर देखे जाइए रिजल्ट कैसे आते हैं। जस्ट फेथ एंड रिलैक्स, सब चीज़ होंगी। सब चीज़ का मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट आप लोग के सपोर्ट की हम लोग को जरूरत। सपोर्ट इन द सेंस क्या होगा कि जितना आपसे बोला जाए एटलीस्ट आपको उतना कर लेना है। बहुत ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है, बहुत ज़्यादा फैलाना, दही फैलाना नहीं है, ज़्यादा फैल गया बहुत सारा, कुछ नहीं, रिलैक्स रहिए एकदम। डेली बेसिस पे हम आपको अप्रोच बता देंगे कि मैं किस तरीके से चलूँगा, और इस चीज़ की अपनी है कि साल मतलब कुछ दिन ऐसे हो जाएंगे, 1-2 महीने की बात रहेगी जब हम आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, और 1-2 महीने के बाद आप इतना एक्सपर्ट खुद हो जाओगे ना कि शायद अब उसके बाद हम लोग को इतनी मेहनत न करनी पड़े। बट क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है। मोटिवेशन मुझे लगता है सबसे बकवास चीज़ है। क्या मोटिवेशन भाई? राजा बनने जा रहे हो, राजा को मोटिवेशन की जरूरत होती है? अब अलेक्जेंडर चले थे, वो रावी नदी के किनारे पहुंचे कि नदी पार करनी है, तो हमें मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो, हमें मोटिवेशन। अब राजा मोटिवेशन मांगेगा तो प्रजा क्या करेगी? तो मतलब राजा को अगर कोई मोटिवेशन दे, इसका मतलब वो राजा से थोड़ा इंटेलेक्चुअल है। राजा बनने जा रहे हो भाई, हु आर यू? जस्ट इमेजिन, फील लाइक अ किंग। भौकाल देखा जब निकलता है, हाँ बहुत भौकाल होता है यार, सच्ची बहुत भौकाल होता है। जस्ट फील, थोड़ा चला, हाँ ओके, क्या है, रिलैक्स, फील। तो राजा को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, राजा कंसिस्टेंट होता है। बी कंसिस्टेंट, मोटिवेशन थोड़ा आपके लिए नहीं होता, राजा खाली बोल देगा खड़ा जाएगा। तो बी अ किंग, बी अ डिप्लोमैट, बी अ ब्यूरोक्रेट एंड बी अ एडमिनिस्ट्रेटर। उसके मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बी कंसिस्टेंट रहोगे सब कुछ हो जाएगा। धीरे धीरे, जैसे वेदरिंग और रिजन का कॉन्सेप्ट होता है, धीरे धीरे हुआ करती है लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन एकदम से रिजल्ट जब आता है तो इरोजन होकर सब। अरे मैं तो कहता था कि बच्ची है ना, मैं कहता था, हमें तो पता था ना हो जाएगा। ओके, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, आई जस्ट हैव अ टेक एन इंटरेक्शन विद यू। कोई क्वेश्चन हो करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग की क्लास कंटिन्यू की जाएगी। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन इन द सेंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी पूछ सकते हो, बोलो जरा। इतना शर्माया ना करो यार तुम लोग।
करवा दिखाएंगे, तुम्हें बोल दो, क्योंकि कैमरा तुम्हारी तरफ है ना, तुम्हें को देख रहे हैं मिट्टी जैसे। क्या नाम है आपका? ओके ठीक है। तो हम लोग चलेंगे, इस बारे में हम लोग की बात हो जाएगी, और बेफिक्र रहो। एक काम कर सकते हैं हम, जैसे क्या है कि अभी कल का न्यूज़पेपर जब आएगा, क्योंकि मेरे साथ भी इशू ये रहते हैं कि क्लासेस बहुत है, अभी जस्ट मुझे यहाँ ख़त्म करके विदिन 5 बजे यहाँ ख़त्म होगी, 5 बजे मेरी हजरतगंज में क्लास लगी है, तो मुझे वहाँ पहुँचना है। अब थोड़ा बहुत बनती है तो 10-15 मिनट चल जाएगा। तो मैटर ये होता है ना कि हमको जो वक्त मिलता है खुद न्यूज़पेपर पढ़ने का, मैं रात में पढ़ पाता हूँ। जैसे आज का न्यूज़पेपर आया, मुझे मिला भी नहीं, बस देखा था हाँ हिंदू रखा है, ठीक है आ गया है, मतलब इतना पता है कि हिंदू आया है। आज का डेट देख लो, 15 ही है आज, नहीं 16 है आज, अच्छा 16, ठीक है डेट देख ली, हाँ आ गया है, अब रात में पढ़ना है। तो जब हम सारी क्लास को बाइंड अप करते हैं, लगभग 6:30 कभी बज जाता है, कभी 7 बज जाता, कभी कभी 9 भी बज जाता, उसके बाद रात में पढ़ते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि अगर हम लोग डे वाइज चलना चाहेंगे, इस तरीके से भी मैं अप्रोच रख सकता हूं कि डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो, जिसकी आपकी इंपॉर्टेंस नॉट ओनली फॉर द प्रीलिम्स, फॉर योर मेंस, फॉर योर इंटरव्यू एज वेल, एक डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे। हो सकता है जैसे आज का न्यूज़पेपर है, इसके बारे में डिस्कशन हम कल करेंगे, बिकॉज मैं पढ़ता ही रात में हूँ, और यहाँ क्लास 4 बजे है ना। तो एक दिन पीछे हम लोग चलेंगे, पीछे नहीं है वो शेर के साथ दहाड़ मारते हैं, वो पीछे पैर मारता है उस तरीके से, है एक ही मार रहा है, दौड़ नहीं आ रहा है ठीक है। और हंसते रहो, मस्त रहो, रिलैक्स रहो, चिल रहो, बताएंगे ना, बट लेकिन ये है कि जो बोलेंगे उतना कर लेना बस, फिर उसके बाद देखे जाओ चेंजेस कैसे होते हैं। आ रही ओके। कोई क्वेश्चन है पूछ लो, नहीं तो फिर आज बाइंड अप किया जाए, क्योंकि अभी तो समय है हमारे पास, अरे बहुत समय है, कुछ बातें और करेंगे। चलो 1-2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसको ही देख लेते हैं, क्या नाम है, एसडीएफ को, अभी समय है हमारे पास। देखो थोड़ी सी चीज पढ़ा दें, देखना जैसे सीजीआई के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन से बने, 50th। तो इनको अपॉइंट किसने किया, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट इज कॉलेजियम, हाँ वेरी गुड, मतलब कि अपॉइंट किसने किया, प्रेसिडेंट ने, और प्रेसिडेंट को किसने बोला कि इनको अपॉइंट कर दो, कॉलेजियम सिस्टम ने। और कॉलेजियम इज नथिंग, इट इज अ ग्रुप ऑफ 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और कॉलेजियम किन किन लोगों के लिए रिकमेंडेशन करता, और किस किस प्रोसेस के लिए करता, जैसे सीजीआई के लिए तो हो गई, हाई कोर्ट के जज के लिए करता, सपोज दैट करता ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, होता है एग्जैक्टली यस। Every process which is relevant for your Supreme Court and the High Court in case of appointment and the transfer, इसमें रिकमेंडेशन किसकी ली जाती है, कॉलेजियम की ली जाती है। इज दैट क्लियर? अब जो ये कॉलेजियम है, इसके बारे में कभी बवाल स्टार्ट हुआ था, शायद आप लोगों को पता हो। ये जो कॉलेजियम है जो अभी दिख रहा है, इससे पहले एक बवाल स्टार्ट हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं एनजेएसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट? हाँ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एग्जैक्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हुआ क्या कि देयर इज एन आर्टिकल इन योर कॉन्स्टिट्यूशन इन डीपीएसपी 48 या 49 है, देखना उसमें लिखा हुआ है कि देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हाँ ये है 50 है, व्हाट अबाउट 51? इंटरनेशनल से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है, देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो एनजेएसी जो एक्ट था वो पार्लियामेंट लेके आया, पार्लियामेंट ने क्या बोला कि आई एम गोइंग टू रिड्यूस द नेपोटिज्म इन द जुडिशरी, मतलब जुडिशरी जो है उसमें हम नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को खत्म कर रहे हैं, ऐसा ब्लेम किया जाता था। तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि अब हम लोग एक नया मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं, जो जिसमें एक 6 मेंबर की बॉडी होगी नियरली। ये क्या काम करेगी कि कॉलेजियम को रिप्लेस कर देगी, इसको रिप्लेस करके अब 6 मेंबर की बॉडी होगी। इसमें होगा क्या कि 3 मेंबर जो होंगे वो आपके कहां से आएंगे, जुडिशरी से, और 3 मेंबर कहां से आएंगे, ये आपके गवर्नमेंट ऑफ से आएंगे। अब इसमें लॉ मिनिस्ट्री के सब लोग होंगे, जो भी हों ये लोग। ये मैकेनिज्म बनाया गया और इन्हीं ने एक्ट पास कर दिया, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट ने एक्ट पास कर दिया। अब पास हो गया,
तो इंडियन मैकेनिज्म में एक कॉन्सेप्ट चलता है चेक्स एंड बैलेंसेस का. व्हाट इज इट? चेक्स एंड बैलेंसेस का एक कॉन्सेप्ट होता है. व्हाट इज इट? देखो हो गया. एक चीज ध्यान रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात बोली थी कि इफ यू आर नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनीवन easily, it means you didn't get it properly. अगर आप किसी चीज को किसी के सामने easiest लैंग्वेज में नहीं बता पा रहे, इसका मतलब ये है कि पहले वो आपने खुद ही अच्छे से नहीं सीखी है. समझ में आ रही है? तो यहां पे जो हम लोग केस बात कर रहे हैं, कहा गया ये, तो वहां पे मैंने बोला कि चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट है इंडिया में. हर जगह होता है, नियरली होता है, इंडिया में है ये, तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे. व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज एग्जैक्टली मीन? हाँ, अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं. हाँ आप बताएं. हाँ ठीक है जस्ट रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं, बोलो. न्यायालय उसको चेक करता है कि सही है कि नहीं सही है. अगर मान लो कि जुडिशरी कोई गलत काम कर रही हो, जुडिशियल एक्टिविज्म कर रही हो, देन व्हाट विल हैपन? अगर जुडिशरी भी तो कुछ गलत कर सकती है ना. चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये है कि इन इंडिया, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, इंडिया में सुप्रीम कौन है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर? जुडिशरी. नियरली तीनों सब बराबर है, कोई ज्यादा सुप्रीम नहीं है. यहां पे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन की सुनिए. अब होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर इंडिया में लेजिस्लेचर ने कोई काम किया, कुछ बोला, कुछ किया, कोई एक्ट बनाया, और अगर वो अपनी एम्बिट को क्रॉस करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी रेंज को क्रॉस कर रही है, तो अब इसको कोई चेक तो करेगा ना. ऑब्वियसली जुडिशरी चेक करेगी. एग्जीक्यूटिव तो नहीं कर सकती, वो तो उन्हीं के बच्चा है, लेजिस्लेचर का, तो वो नहीं करेगी. तो जुडिशरी उसको करती है चेक. अच्छा बबुआ तुम जा रहे हो, रुको जरा बता रहे तुमको. तो उसने उसको रोका, चेक किया पहले. वो पीछे देख रही तो क्या हुआ? पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था. चेक कौन करेगा? जुडिशरी ने चेक किया. अब चेक तो कर लिया, चेक हो गया. अब क्या करना है? उसको जो हल्की चीज बाहर निकली है उसको बैलेंस भी तो करना है. देन अगर उसने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये चीजें एक्स्ट्रा वायर हो रही, उसको कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? जुडिशरी की ही है. तो जुडिशरी इसके ऊपर एक टूल यूज करती है जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू. क्या बोलते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विचार, पुनर्विलोकन. अब क्या हुआ? चेक किया पहले कि तुम एक्स्ट्रा वायर जा रहे हो. अब इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जज किया, चेक किया इसको. अच्छा बेटा आर्टिकल 50 वायलेशन कर रहे हो, अब मेरे को बताता हूं. आर्टिकल 50 का वायलेशन कर रहे हो, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर लिया जुडिशियल रिव्यू. और जुडिशियल रिव्यू लेने के पीछे पर्पस क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ. लेता कौन कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? हाई कोर्ट. बोथ. ये पावर किसी और के पास भी जा सकती है, लेकिन अभी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास. तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसमें उसने इंटेंशनली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम किया. गलत किया ना. अब इसको चेक किसने किया? जुडिशरी ने. सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया, और चेक करने के बाद उसको बैलेंस भी तो करना है. तो उसको बैलेंस करने के लिए जुडिशियल रिव्यू लेके इस पर्टिकुलर एक्ट को कर दिया नल एंड वॉइड. बैलेंस हो गया. इट इज कॉल्ड एज चेक्स एंड बैलेंसेस. एग्जैक्टली यस, बट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द. एक्चुअली होता क्या है? ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, सेपरेशन ऑफ पावर, और ये आपके जीएस पेपर 2 का जो मेंस है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है. तो सेपरेशन ऑफ पावर की स्पिरिट को मेंटेन रखना है. इट इज नॉट जस्टिसिएबल, लेकिन अगर ये एक मेन एसेंस के अगेंस्ट में जाके वर्क कर रहा होगा ना, तो ऐसे तो पार्लियामेंट कहीं पर भी इंडल्जमेंट ले सकती है. देयर मस्ट बी अ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी. एग्जैक्टली यस, लेकिन वो क्या है? बहुत बड़ी एसेंस के बारे में बात हो रही है. एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट. इंडियन सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम ही इससे हिल जाता, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट अब वहां पे भी पार्लियामेंट की हो रही है, तो फिर उसकी इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं मेंशन ना हो पाती. तो इसलिए उन्होंने लिया, उसको नल एंड वॉइड किया. और सिर्फ इसी के ऊपर नहीं है, और भी कई चीजें उन्होंने चेक की. ऐसा नहीं है कि खाली इतना बोल दिया. पार्लियामेंट को भी पता है, वो भी बोलते हैं नॉन जस्टिसेबल, बट देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर. इसको नल एंड वॉइड कर दिया, खत्म हो गया.
चीजें खत्म हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेजियम को खत्म करने के लिए एनजेसी एक्ट आया था, जिसमें ये मैकेनिज्म दिया गया था। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन था, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लिया और उसको नल एंड वाइट कर दिया। अभी क्या है, कॉलेजियम सिस्टम ही बहाल है। बेसिक सा चीज है, इसमें बहुत ज्यादा अपडेशन नहीं है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आजकल चल रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक एसडीएफ बताया था, ऐसे रैंडम देख लो, बाकी तो हम डिटेल में कल से करेंगे इंशाल्लाह, है ना। एसडीएफ जान लो, ये अप्रैल या मई की न्यूज है, और जो लोग इस बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना आरबीआई की, तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को अभी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की है। ये बात पता है, एमपीसी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो नियरली कितने मेंबर की बॉडी है? 6, ठीक है, 6 है, जिसमें से कुछ गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और कुछ आरबीआई के हैं, है ना। इसका एक मैकेनिज्म है अपना, और आपको पता है एमपीसी के ऊपर जब से ये एमपीसी बनी है 2015-16 में, तब से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं, डायरेक्टली पूछे गए कि एमपीसी में मेंबर कौन होता, एमपीसी का हेड कौन होता, और इसी तरीके से वर्किंग मैकेनिज्म, और हर बार पूछा जाता। तो होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या काम करती है कि देश में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन रखना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना, इन्फ्लेशन को टारगेट करना। मैकेनिज्म ये होता है कि गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एमपीसी को टारगेट देती है कि आपको इन्फ्लेशन को इस पर्टिकुलर रेंज में रखना। तो वो रेंज अभी क्या है, इंडिया में इन्फ्लेशन की रेंज कितनी है? 4 ±। हाँ, मान लो कि अगर एक क्वार्टर 1 में ये क्राइटेरिया ब्रीच हो गया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गई, 6+ हो गई, Q2 में भी हो गया एंड Q3 में भी हो गया, देन व्हाट विल हैपन? इन्फ्लेशन टारगेट नहीं हो रही है ना, टारगेट करना चाह रहे तो वो हो नहीं पा रही है, देन होगा क्या? कारण बताना पड़ेगा कि उनको हो क्या रहा है। तो मैटर ये है कि इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के डिफरेंट टूल को यूज करती है ताकि इस रेंज में रहे। और उन टूल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, और इसी तरीके से एक नया टूल है एसडीएफ हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन हो जाता है, फिर बहुत सारे और भी प्रोग्राम है, लेकिन वो अभी डिटेलिंग में नहीं जाना। मैटर ये कि ये वाला नया टूल उन्हीं ने इंट्रोड्यूस किया। तो अगर ये चीज को समझना है आपको, तो उससे पहले आपको ये 3 मैटर को समझना हो पड़ेगा कि ये 3 मैटर एग्जैक्टली क्या है, ठीक। तो अभी यहाँ पे 1-2 चीजें हम आपसे पूछेंगे कि एक रिलेशन, रेपो रेट का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज इट। Suppose that this is your bank and this is your RBI. हाँ, अब बताओ क्या होगा? आरबीआई क्या दे रही है? लोन दे रही है इनको, लोन। और जब अब लोन सपोज दैट एक मियाद पे होगा ना, ड्यूरेशन पे होगा, वो ड्यूरेशन कितनी होती है? अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट का। देखो होता है क्या है, देश में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है मनी मार्केट और एक है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज टोटली वर्किंग अबाउट ड्यूरेशन फॉर द 1 to 364 डेज, 1 से लेके 364 दिन, मतलब 1 साल तक से कम के लिए जितना भी मैकेनिज्म होता है वो मनी मार्केट में आते हैं, और 365 से ज्यादा उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट बोलते हैं। जो ये रेपो रेट का प्रोसेस है, ये नियरली मनी मार्केट की तरीके से वर्क करता है, मतलब कि 1 साल से कम की ड्यूरेशन होती है। अब होता है 1 साल की कम की ड्यूरेशन के लिए, अब ऐसा नहीं है, अभी एक और भी तरीके के रेपो ऑपरेशन हो गया है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, LTRO। जैसे आपने पढ़ा होगा, रेपो ऑपरेशन अब नहीं है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, अब जो रेपो रेट को बढ़ गया है LTRO भी नहीं रह गया, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये सब आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जब ड्यूरेशन ऑफ लोन जो है वो 1 साल से ज्यादा हो गया, कितना हो गया? 3 years।
टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, सब कुछ ड्यूरेशन वही है, लेकिन यहां पर सेक्टर स्पेसिफिक टारगेट होते हैं कि एक पर्टिकुलर बैंक आरबीआई से पैसा लेगा ताकि वो लोन किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को दे दे, और ये सेगमेंट डिफाइंड है कि इन सेगमेंट को ही पैसा दिया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 20 सेगमेंट है, तो वो TLTRO में हो जाता। ये सब चीजें चल रही हैं, और ये सब चीजें मार्केट में इतनी रहती हैं पेपर में, बट आपको क्या है, यू हैव टू जस्ट कनेक्टिंग द डॉट। बहरहाल गो बैक टू द पॉइंट। तो आरबीआई से लोन लिया बैंक ने, तो बैंक इनको वो तो पूरा आपका मूलधन तो वापस करेगा ही करेगा, और साथ में क्या करेगा, एक इंटरेस्ट रेट भी देगा। तो जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया है यही को हम लोग क्या बोलते हैं, यही रेपो रेट होता। ठीक, अब रेपो रेट होता। नाउ उल्टा सिनेरियो देख लो, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, ठीक है, ये प्रोसेस हो जाता। उसके बाद क्या होता, ये बात तो मुझे एज्यूम कि आप लोग को ये पता ही है एकदम। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, अब आता है MSF। व्हाट इज इट, पढ़ा है इसके बारे में कभी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब देखो अभी क्या है, हाँ कोलेट्रल से है रिलेशन तो है, कोलेट्रल है, लेकिन कोलेट्रल है कहां की, ये मैटर करता है। अब इसके लिए जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, डिटेलिंग बताएंगे आराम से, बस हल्का सा एक कहते हैं क्यूरियोसिटी जगाओ, बस बताएंगे सब चीजें। जैसे देखो, अब आरबीआई इतनी तो अच्छी नहीं है कि बिना कोई चीज गिरवी रखे बैंकों को पैसा दे दे। तो बैंक जब आरबीआई से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट तो देते हैं, लेकिन आरबीआई को सिक्योरिटी में क्या देते हैं, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज, हैं, ये सब चीजें देते हैं। इसी वजह से ये एक तरीके का कुछ, रेपो रेट का नाम रेपो रेट पढ़ा ही क्यों, इसका फुल फॉर्म होता है रिपर्चेज एग्रीमेंट, कि हम आपको एक चीज दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो आपसे वापस ले लेंगे, रिपर्चेज एग्रीमेंट होगा। इंटरेस्ट रेट दे रही, ये चीजें हो रही हैं। तो ये जो आपकी सिक्योरिटी दी जा रही, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो सिक्योरिटी दी जा रही है, तो जो नॉर्मल बैंक होता है, अभी ध्यान से देखो, जो बैंक होता है उसके पास जो सिक्योरिटी होती है ना, ये सिक्योरिटी अभी बस इतना जान लो, आगे डिटेल में बताएंगे, दो तरीके से होती है। एक सिक्योरिटी उसके पास होती है जो कि एक्स्ट्रा होती है, जिसको वो मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन में यूज क्या करता, खरीदा बेचा करता। नॉर्मल सिक्योरिटी उसके पास नॉर्मल सी होती है। एक सिक्योरिटी उसके पास कैसी होती है, जो कि SLR में होती है, स्टैंडिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। पता है ना, CRR में क्या होता है, कैश सारा सब कुछ होता है। स्टैंडिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में वो क्या काम करता है, इन सब, और सिक्योरिटीज भी रखता है। होता क्या है कि जब आरबीआई को लोन लेना होता है तो रेपो रेट के जरिए से लिया करती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसके पास वो सिक्योरिटीज बची ही नहीं होती, अब लेकिन उसको पैसा चाहिए। तब आरबीआई ने एक विंडो खोल रखी है कि तुमने गलती की है ना, तुमने अपना फिजिकल बैलेंस को मेंटेन नहीं किया ना, इसी वजह से तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हारे पास नहीं बची, तुमने फालतू के लोन ले लिए, लेकिन अब भी हम तुम्हारे पापा हैं, हम तुमको देंगे कुछ, लेकिन अब तुमने गलती की है, उसका कंपनसेशन तुमको भरना पड़ेगा। क्या कंपनसेशन पड़ेगा, हम तुमको लोन तो देंगे लेकिन सिक्योरिटी भी तुमसे लेंगे। कहेंगे मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, SLR की तो सिक्योरिटी है, वाली दो, तो SLR में से सिक्योरिटी निकाल के आप दे दो, हम तुमको पैसा दे देंगे। अच्छा ठीक है दे देंगे, तुम तो सेफ हो ही, तुमको दे देंगे, क्या जाएगा, क्या देखो जरा सब्र करो, लेकिन हम तुमसे रेपो, अब जो इंटरेस्ट लेंगे वो रेपो रेट वाला नहीं लेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तुमको प्रोवाइड करा रहे ना, थोड़ा सा और देंगे। इट इज योर MSF। MSF इज नथिंग, इट इज अ इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई आपको पैसा देगी। कब देगी, जब आपके पास कुछ ना बचे। आपका मतलब क्या है, बैंक के पास कुछ ना बचे, मतलब उसकी सिक्योरिटी नहीं बच रही है, अब वो दूसरी सिक्योरिटी कहीं से, अब वो दूसरी सिक्योरिटी के पास कहाँ है, SLR में, SLR वाली सिक्योरिटी इसको यूज करेगा, उसके ऊपर देगी, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेगी, रेपो रेट से ऊपर वाला। और यही क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। नीचे क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ऊपर क्या होता है, MSF हो जाता है। ये ग्लिम्स है, ओनली अ ग्लिम्स, डिटेलिंग बहुत है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, क्योंकि आज मुझे पहुंचना है, पहले दिन ना गड़बड़ा जाए सब कुछ, हो गया टाइम नियरली। ओके, होप यू अंडरस्टैंड।
इट्स नॉट एनी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास। और कोशिश हम लोग करेंगे कि एक दिन पीछे चलें। जब कल क्लास होगी तो आई एम हम्बलिंग रिक्वेस्ट यू कि आज का जो पेपर है उसमें अपनी तरफ से जो आप लोग पढ़ सकते हो पढ़िए। मैं आके कल आपको इसके बारे में डिटेल एनालिसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, सब नहीं, सब पॉसिबल भी नहीं है, जो डिटेल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। ओके, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी कल मुलाकात।